जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो बेटा, आज मैं आपके साथ गुप्त वंश के एक महत्वपूर्ण शासक पर चर्चा करने वाला हूं। गुप्त वंश का वह शासक जिसने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विकास किया, उसके साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तृत किया और उसने एक सुदृढ़ और सुसज्जित सेना का गठन किया। तो एक ऐसे शासक के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। उस शासक की मुख्यतः चीजों के बारे में आपको बताएंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश का बेटा वह कौन सा शासक है, उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का जो शासक है समुद्रगुप्त, बेटा ये अपनी विजयों के लिए जाना जाता है, अपनी विजयों के लिए जाना जाता है। तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बेटा अवश्य देखने हैं। जो बेटा समुद्रगुप्त है, यदि मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसे क्या कहा जाता है, यानी लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा शासक है बेटा? तो वो समुद्रगुप्त है जिसे लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? इसे 100 विजेताओं का स्वामी के नाम से जाना जाता है। 100 विजेताओं का स्वामी, इसे 100 विजेताओं के स्वामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसे यम के नाम से भी जाना जाता है, और बेटा इसे कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। यम के नाम से भी जाना जाता है और उसे कुबेर के नाम से भी जाना जाता है, और इन दोनों यम और कुबेर के नाम से इसकी तुलना भी की जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि गुप्त वंश का एक वह मुख्य शासक जिसने गुप्त का सर्वाधिक विस्तार किया, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया, उसकी सेना को सुदृढ़ किया, और जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को विजित करने वाला है। तो उसको किन किन नामों से जाना जाता है? इसको बेटा कविराज, इसको कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसको वीणा राज भी कहा जाता है। वीणा राज, इसको कविराज भी कहा जाता है। यह कविताओं में बहुत एक्सपर्ट था, तो कविताओं में निपुण होने के कारण इसको कविराज कहा जाता है, और वीणा में निपुण होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, यानी वीणा राज कहा जाता है। इसी के साथ बेटा यदि हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को और अन्य किस नामों से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसको नेपोलियन कहने वाला कौन है? तो बेटा विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी समुद्र स्वामी। इसको समुद्र स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? समुद्र प्रतापी राजा, या समुद्र, आप किस नाम से जाना जाता है बेटा? समुद्र विजय शासक। इसको समुद्र की विजय करने के लिए समुद्र विजय शासक के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, 100 विजेताओं का स्वामी कहा जाता है, यम के नाम से जाना जाता है, कुबेर के नाम से जाना जाता है, कविराज के नाम से जाना जाता है, और वीणा राज के नाम से जाना जाता है। और कविराज और वीणा राज के नाम से ही इसकी तुलना की जाती है। यदि हम बात करें तो जो बेटा समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने एक अपने मुख्य कार्यों में, इसके कार्यों को लेकर थोड़ा सा बेटा हम जिक्र करते हैं। जो मुख्य कार्य हैं,
इसने अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी को इसने बेटा कहां से, यानी पाटलिपुत्र, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से चेंज करके किसको बनाया था, यानी उज्जैन को बनाया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को चेंज करके किसको बनाया बेटा, उज्जैन बनाया था। और मैं अभी आपको क्वेश्चंस बताया हूं, इसे क्या कहा जाता है, वीना राज और कविराज। तो इसे जो है, इसने सिक्के चलाए, जो सिक्के चलाए, सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए। तो सिक्कों पर ये वीणा लिए हुए बैठे हैं, यानी वीणा बजा रहे हैं, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए निम्नलिखित में से किस शासक को दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाना जाता है। विजेताओं का स्वामी किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यम और कुबेर से किसकी तुलना की जाती है, तो समुद्रगुप्त की जाती है। तो बेटा इसे वीणा राज भी कहा जाता है, कवि राज भी कहा जाता है। ये कविताओं में बहुत ही निपुण था और ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है किसकी तरह, लाइक बेटा औरंगजेब। औरंगजेब को भी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसे सिक्कों पर जिन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो कौन है बेटा, औरंगजेब है। वह कौन सा गुप्त वंश का शासक है जिन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो कौन है, वो समुद्रगुप्त हैं। और औरंगजेब और समुद्रगुप्त दोनों ही बेटा ये वीणा बजाने में क्या थे, दोनों ही निपुण थे। और यहाँ की यदि हम बात करें, समुद्रगुप्त को बेटा हम पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। नेक्स्ट कार्य क्या है इसका, 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ को कराने वाला कौन था, समुद्रगुप्त था। लेकिन बेटा यदि क्वेश्चन कभी पूछा आपके एग्जाम में आ जाए कि सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो बेटा सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, तो वो करने वाला कौन था, कर्दम वंश के शासक, कर्दम वंश। तो कर्दम वंश के शासक ने बेटा क्या किया, यानी सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ कराए। और कर्दम वंश के शासक का बेटा आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कर्दम वंश के वह कौन से शासक हैं जिन्होंने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ कराए, तो उनका नाम है मयूर शर्मन। तो इसकी ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा मयूर शर्मन। तो कर्दम वंश के शासक कौन है, तो मयूर शर्मन है। तो कर्दम वंश के शासक मयूर शर्मन ने सर्वाधिक क्या कराए बेटा, यानी अश्वमेध यज्ञ कराए। इनकी बेटा जो समुद्रगुप्त ने पश्चिमी विजय की, पश्चिम विजय, समुद्रगुप्त की जो पश्चिमी विजय है उसको बेटा धर्म विजय के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विजय को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी विजय को बेटा यानी धर्म विजय के नाम से जाना जाता है। और हम बात करें बेटा, यानी एक श्रीलंका के शासक ने, श्रीलंका के शासक ने क्या किया बेटा, समुद्रगुप्त से अनुमति ली और समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर बिहार में, कहा बेटा, बिहार में, यानी क्या किया, बौद्ध विहार का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका के शासक ने किस शासक से गुप्त वंश के किस शासक से अनुमति लेकर यानी बिहार में बौद्ध विहार का निर्माण कराया। और श्रीलंका के शासक का यदि नाम पूछे तो बेटा घबराना नहीं है, उनका नाम है मेघवर्मन। यानी श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर यानी बिहार में क्या कराया, एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। इतनी बात क्लियर हो। और जो बेटा गुप्त वंश है, गुप्त वंश के हम एक शासक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ही नहीं बल्कि पूरे गुप्त वंश की भाषा क्या थी, संस्कृत। गुप्तों ने कौन सी भाषा को फॉलो किया है, तो संस्कृत भाषा को फॉलो किया है।
बेटा समुद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में जो विद्वान थे उनका नाम क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे बेटा? यानी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। ये इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? दरबारी कवि के नाम से जाना जाता है। ये दरबारी कवि थे। और बेटा हरिसेन की बात करें तो इन्होंने क्या किया है? एक लेख लिखा है। उसको किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इलाहाबाद का स्तंभ लेख, या तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख कहते हैं या प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के नाम से प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। आप इसको कौशाम्बी स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को बनवाने वाला कौन था? तो वो समुद्रगुप्त था। इस लेख के अन्य क्या नाम है? इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसको कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। और बाद में ये वही लेख है। इस लेख को किसने बेटा? अकबर ने। कौन शासक? अकबर। अकबर ने कहा यानी इलाहाबाद में इसको सुरक्षित कराया था। इलाहाबाद, अकबर ने कहा बेटा इसको? इलाहाबाद में। कहा बेटा? इलाहाबाद। अकबर ने इलाहाबाद में इसको क्या किया था? सुरक्षित किया था, यानी बाद में उसको इलाहाबाद लेकर चले गए थे। हम इस लेख की बात करें बेटा, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि गुप्तों की भाषा संस्कृत थी, तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बेटा? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी। और इस भाषा में जब हमको जानकारी मिल गई तो इसकी बेटा शैली का भी पता होना चाहिए। ये कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है? तो ये बेटा चंपू शैली में लिखा हुआ है। इसकी शैली का नाम क्या है बेटा? चंपू शैली। ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। और चंपू शैली का मतलब है कि ये लेख एकमात्र ऐसा है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ये गद में भी लिखा हुआ है और ये पद में भी लिखा हुआ है। तो जो हरिसेन ने एक लेख लिखा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, इसे कौन सी भाषा में है? भाषा पूछे तो बेटा संस्कृत है, और यदि शैली पूछे तो चंपू शैली है। यदि ये शैली और भाषा नहीं पूछता तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से हरिसेन का जो लेख है वो कौन किस में लिखा हुआ है? केवल गद में, केवल पद में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है बेटा? ये गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। और समुद्रगुप्त से एक बहुत प्यारा है, ये गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक था। समुद्रगुप्त जो थे बेटा, इन्होंने गुप्तों का सर्वाधिक विस्तार किया, यानी गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार किया। सर्वाधिक विस्तार। तो गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक कौन था? तो यही थे। यही मतलब बेटा समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त की मैं बात करूं बेटा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तीनों सागर का स्वामी कहा जाता है। इनको तीनों सागर का स्वामी कहा जाता है। यानी समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तीनों सागर के स्वामी के नाम से जाना जाता है। तीनों सागर के स्वामी का मतलब क्या है बेटा? ये आपको समझना है। इधर क्या है बेटा? यानी बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है बेटा? अरेबियन सी। इधर अरेबियन सी यानी अरब सागर है। इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। तो नीचे इंडियन ओशियन यानी नीचे हिंद महासागर है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इसका मतलब क्या है? जो समुद्रगुप्त के बेटा घोड़े हैं, समुद्रगुप्त के जो हॉर्स हैं यानी उनके जो अश्व हैं, उन्होंने अरेबियन सी तक क्या किया है? पहुंच थी। इधर बे ऑफ बंगाल तक उनकी पहुंच थी, नीचे इंडियन ओशियन तक उनकी पहुंच थी। अर्थात वो तीनों इन क्षेत्रों में घूमे हैं। क्लियर हुआ? तो जब वो तीनों क्षेत्रों में घूमे या रहे हैं तो उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों का यानी जो पानी प्यास लगी हो तो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन या
अरेबियन से। तीनों का पानी बेटा क्या किया है इन्होंने, पिया है। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसने 3 घाटों का पानी पिया है, यानी निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसके घोड़ों ने 3 घाटों का पानी पिया है। तो कौन सा शासक है बेटा, गुप्त वंश का शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसके घोड़ों ने तीनों घाटों का पानी पिया है, ये बात क्लियर होगी। तो इसकी यदि हम बात करें समुद्रगुप्त को बेटा, और थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। समुद्रगुप्त के क्षेत्र की हम बात करें बेटा, समुद्रगुप्त का जो क्षेत्र विस्तार है वो गुप्तों का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार है। गुप्त के शासन काल में समुद्रगुप्त का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तारित था और उसके बाद इनके क्षेत्र बेटा संकुचन होता रहा। और इनसे पहले जो इनका क्षेत्र था उन्होंने, यानी किसने, समुद्रगुप्त ने आकर अपने क्षेत्र में विस्तार किया। इनका क्षेत्र बेटा पूर्व की बात करें तो पूर्व में कहां तक था इनका क्षेत्र, पूर्व की बात करें तो एक नदी है बेटा ब्रह्मपुत्र, तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। उत्तर की बात करें बेटा तो उत्तर में जो इनका क्षेत्र था वो कहां तक था बेटा, यानी कश्मीर तक फैला हुआ था। और बेटा दक्षिण की यदि हम बात करें तो दक्षिण में इनका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, तो नर्मदा नदी, दक्षिण में बेटा कहां तक फैला हुआ था, नर्मदा नदी तक दक्षिण में फैला हुआ था। बेटा यदि पश्चिम की बात करें, जो पाकिस्तान वाला ये रीजन है, यहां तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। तो आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर नर्मदा तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पाक तक, ये पूरा जो क्षेत्र है वो सब किसके अंडर में था, यानी गुप्तों के अंडर में था। और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता था, तो इसके लिए गुप्तों की सेना एक बहुत सुदृढ़ थी। और गुप्तों की जो सेना है सुदृढ़ होने के साथ साथ में वो प्रत्येक कार्य में निपुण थी, यानी अश्व सेना अलग थी, गज सेना अलग थी, पैदल सेना अलग थी। तो यहाँ सेना का भी डिवीजन किया हुआ था। तो सेना के साथ साथ में यानी समुद्रगुप्त ने सेना का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी अर्थव्यवस्था पर भी बल दिया। अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुप्तों ने सोने के सिक्के चलाए, उसी के साथ साथ में उन्होंने यानी गांव में यानी वस्तुओं का विनिमय करने के लिए चांदी के सिक्के भी चलाए। तो सोने का सिक्का बेटा, एक शब्द आया है सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। यदि सोने के सिक्के को लेकर हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करें तो यहां गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले कौन शासक थे, तो गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। साथ ही साथ बेटा इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ऐसा नहीं है इन्होंने केवल सोने के सिक्के चलाए, चांदी के नहीं चलाए, साथ ही साथ बेटा इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो तांबे के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, परंतु सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, यहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था, तो और क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था। तो यहां मैं आपको एक चीज बताया हूं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। अब आपको दो चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि शुद्ध सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। इन दोनों क्वेश्चंस का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। Subscribe for more content.